मिस यूनिवर्स ट्रांसजेंडर का खिताब अपने नाम करने वाली पहली महिला भारतीय ट्रांससेक्सुअल महिला हैं द ट्रांसजेंडर क्वीन नाज जोशी की कहानी। संघर्ष दुनिया से ही नहीं बल्कि अपनों से भी, मुश्किलें बेशुमार लेकिन नहीं मानी हार। नमस्कार, मैं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं ABNN टीवी। कुछ लोगों को अपने अधूरेपन को लेकर ऊपर वाले से शिकायत होती है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने अधूरेपन पर मलाल करने के बजाय ना सिर्फ उसे पूरा करते हैं बल्कि दिक्कत की कड़ी धूप में भी अपने हिस्से की छांव छीन लेने का हौसला रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ट्रांसजेंडर क्वीन नाज जोशी जी की। नाज जोशी जी, स्वागत है आपका ABNN में। शुक्रिया आपका, और मैं सभी दर्शकों को बहुत सारी नए साल की बधाई देना चाहती हूँ। और मकर संक्रांति आ रही है, उसकी भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कुछ संघर्ष करा है, क्या कुछ सहा है? हाँ जी, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी तरह से मैंने भी बहुत कुछ खोया यहाँ तक आने के लिए। अपना बचपन खोया, वो सब चीजें खोई जो एक छोटा बच्चा करता है। बचपन से ही मैं अपने आप को लड़की समझती थी। मैं पुरुष के शरीर में पैदा हुई थी जरूर, और लेकिन अपने आप को हमेशा मैं लड़की समझा, अपना श्रृंगार किया। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, और जो है मेरे माता पिता को थोड़ा सा उस बात में जो कहते हैं एक बहुत धक्का लगा देखकर कि इनका लड़का एक लड़की की तरफ बर्ताव कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कहीं ये किन्नर तो नहीं, और समाज से ताने आते थे। तो उन्होंने समाज के डर से मुझे बॉम्बे भेज दिया, और बॉम्बे में अपनी मामा के पास रही 7 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र तक। मैंने वहाँ पे ढाबे में काम किया। ढाबे पे मैंने जो है वहाँ पे सफाई करी। सुबह स्कूल जाती थी और शाम को आके ढाबे में काम करती थी। वहीं पे मैं मामा के घर पे भी काम करती थी। और 11 साल की उम्र में मेरे साथ में एक बहुत बड़ी जो घटना हुई, और मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे जो है रेप किया, गैंग रेप किया। और जब मैं उठी सोकर तो मैं एक अस्पताल में थी, और मेरे मामा ने बोला कि नहीं, अब हम आपको घर नहीं लेके जाएंगे और आप जो है यहीं पे रहिए। और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिल चुकी थी कि मेरे मामा के अलावा यहाँ पे कोई है भी नहीं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ था मेरे लिए। मेरे साथ ही बेड पे किन्नर जो है वो थी, और उन्हें मुझे बताया बेटा बात क्या है। तो मैंने उनको सारी बात बताई, और मैंने ये भी बताया कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक लड़की हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम हमारे साथ आओ, तुम जो है हमारी टोली ज्वाइन करो, और वहाँ पे जो है हम लोग तुमको सेफली रखेंगे अपने पास में, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। तो मैंने उन्हें बोला कि जी मैं ये सब काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कुछ आप रिस्पेक्टेड जॉब दिला दीजिए। तो बोले कि आप डांस ठीक कर लेती हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं डांस ठीक कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी जो जॉब है वो एक डांस बार में लगा दी बॉम्बे में, और वहाँ पर मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत सेफ्टी थी वहाँ पर। मैं 11 साल की उम्र से डांस करती हुई आ रही थी, और 18 साल की उम्र तक डांस किया मैंने वहाँ पर। साथ ही साथ मैंने अपने बॉम्बे बोर्ड से, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से अपना 12th क्लास पास किया। और तब मुझे मेरी मुलाकात मेरी एक कजिन सिस्टर से हुई सोशल मीडिया के ऊपर में, और वो मिस मॉरिशस 1994 थी। उन्होंने सुषमिता सेन के साथ में मिस यूनिवर्स में कॉम्पीट किया हुआ है। उनका नाम है लेट विवेका बाबा जी। तो जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं फैशन डिजाइनर बनूं, क्योंकि अब मैं हमेशा से अपने कपड़े खुद डिजाइन करती थी। तो मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया, क्लियर किया, और निफ्ट की पूरी फीस जो है मेरी कजिन विवेका बाबा जी ने ही भरी थी। और मैं दिल्ली आई। दिल्ली में आके मैंने दिल्ली में भी काम किया। दिल्ली में मैंने विम्पीज होता था उस टाइम पर, विम्पीज में काम किया। और स्कूल जाती थी, अपने डिजाइन स्कूल जाती थी। डिजाइन स्कूल मेरा 6 बजे होता था, सुबह से 10 से 6। और बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता था मुझे, वो मैं खुद से कमाती थी। और थोड़ी बहुत जो है मॉर्निंग के शोज जो होते थे उनके में मैं बैक स्टेज में हेल्प करती थी। और ऐसे ही बैक स्टेज हेल्प करते करते जो है मुझे जॉब मिली ऋतु कुमार के साथ में, ऋतु बेरी के साथ में। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि मैं बाहर से पुरुष थी और अंदर से महिला थी, और वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है वो मेरे बिहेवियर में साफ नजर आता था। और उस वजह से लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उस वजह से लोग जो है हंसते थे, नाम लेते थे। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मैं अपना जेंडर सर्जरी कराऊंगी। और मैंने उसके लिए जो है देह व्यापार किया, और मैंने बहुत सारा पैसा जमा किया, और मैंने दिल्ली में ही अपना सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के फौरन बाद मुझे मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हुए, और मैं भारत की पहली ट्रांस मॉडल हूँ।
और मेरे से पहले कोई ट्रांस मॉडल थी नहीं फैशन इंडस्ट्री के अंदर में। आज मुझे देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि बहुत सारी ट्रांस लड़कियां मॉडलिंग कर रही हैं। तो एक न्यूज़ मैगज़ीन है तहलका करके, तो तहलका मैगज़ीन ने मुझे जो है लॉन्च किया अपने मैगज़ीन के ऊपर, और जो है मैगज़ीन के लॉन्च करने के बाद में मैं जो है कवर गर्ल बनी, और कवर गर्ल बनने के बाद में सब हिस्ट्री है। मैम आपने भी बताया जैसे 11 साल की एज में आपका रेप हुआ, आपके भाई ने करा, तो उस टाइम आपने क्या कुछ मतलब आपने बताया कि आपके मामा ने आपको सपोर्ट नहीं करा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कोई केस या ऐसे कोई शिकायत या एफआईआर वगैरह कुछ करी हो? मैं बात कर रही हूँ आज से तकरीबन 25 साल पहले की। तो 25 साल पहले छोटे बच्चे को जब पता भी नहीं होता है कि क्या एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है। आज तो खैर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सबके पास इंटरनेट है, सब लोग सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि ये कुछ एक जुर्म है करना ऐसा या कुछ है। बस मुझे ये था कि मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना है। इनफैक्ट मामा जी ने तो बोला था कि आप मत आइए, मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी उस घर में दोबारा, और मुझे सेफ्टी महसूस नहीं हो रही थी। तो मैंने जो है जो किन्नर मेरे साथ में थी, उनका नाम मैं अभी तक याद है, उन्हें मेहजबीन हम उनको बोलते थे। तो मेहजबीन जो हमारी गुरु माँ थी, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और उन्होंने मुझे जो बार में लगवाया। और बार में सब लोग सोचते हैं कि शायद बहुत गंदा काम है और बहुत कुछ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रतिभा दिखाइए, प्रतिभा दिखा के आपको आपके जो है कमाई आप कर सकते हैं। तो आपने सर्जरी कराई, तो इस सर्जरी के लिए पैसे वगैरह का इंतजाम वो सब चीज़ें आपने कहाँ से करी? उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा? मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं जैसे जॉब कर रही थी और मैं एक पुरुष की वेशभूषा में थी, और मेरा जो चेहरा है, जो बॉडी है, पूरी पुरुष की थी, तो उस टाइम पर एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है जी। आप अगर आप देखें, आप किसी पुरुष को अपने यहाँ पर महिला की ड्रेस बना दें या किसी महिला को पुरुष की ड्रेस बना दें, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं कंफर्टेबल रह सकता। तो इस तरह मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं एक औरत हूँ, और औरत होके मुझे शर्ट और पैंट पहननी पड़ रही है ज़बरदस्ती, और मैं वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था मेरे अंदर में, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। और अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल आज मेज़र करूँ, तब मेज़र करूँ, तो ज़मीन आसमान का कॉन्फिडेंस लेवल है। जिस तरह से मैं आज रूबरू हो रही हूँ आपके सामने, तो शायद मैं उस टाइम पे अगर मुझसे बात करते तो शायद मैं आपसे एक शब्द ना बोल पाती। और जो है सर्जरी के लिए जब मैंने सोचा, और मैं जब चेंज हो रही थी, हार्मोन्स ले रही थी अपने, और उस टाइम पे मैं ना मर्द दिखती थी, ना औरत दिखती थी। तो मुझे जो है एक स्पा में सब बोलते हैं, लग्ज़री स्पा बोलते हैं, लेकिन असल में वो एक कहते हैं जीबी रोड का एक कहते हैं कि आप बोल सकते हैं एक एक 5 स्टार वर्ज़न, ठीक है? तो जीबी रोड के 5 स्टार वर्ज़न पे मैंने काम किया और देह व्यापार किया, और देह व्यापार करके मैंने जो है अपना पैसे जमा किए, और जिस दिन मेरा सर्जरी हो गई, मैंने देह व्यापार छोड़ दिया। बात करें आपके फैमिली, जब आप कामयाब हो गए, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेट हुए, तो उसके बाद फैमिली का क्या नज़रिया रहा आपकी तरफ? हाँ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अनफॉर्च्युनेटली क्या होता है कि आप ट्रांस होके चाहे कितनी भी ऊँचाई पे पहुँच जाएँ, बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो आपको एक्सेप्ट करती हैं। तो मेरी फैमिली को कभी प्राउड महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी जो अभी 2 महीने में गुज़र गए, वो मेरी एप्रिशिएट करते थे काम को, और इनफैक्ट जो भी मेरे इंटरव्यूज़ आते थे वो देखते थे, और जब वो जा रहे थे तो उनका यही था कि मेरी बहन से पूछा कि भई मेरे घर का नाम चारू है, तो बोले चारू कहाँ पे है? तो चारू का स्टेज पर है। उनको ये लगा कि मैं क्योंकि स्टेज शो में देखते थे वो मेरे हमेशा, तो वो हमेशा मुझे स्टेज पे देखना चाहते थे, और मैं भी उनकी ख्वाहिश आगे पूरा करना चाहती हूँ। मैं भी अपना जो है एक करियर जो है 2020 में जो रुक गया था, थम गया था कोरोना की वजह से, वो दोबारा से शुरू कर रही हूँ मैं अपना करियर, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टेज पे दिखूँ, ताकि उनको जो है उनकी आत्मा को सुकून मिल सके। और पिताजी के अलावा मेरी बहन थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, बट हाँ, जहाँ तक भाई का सवाल है या मम्मी का सवाल है, वो लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, आप जो कर रहे हो कर रहे हो। लेकिन ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं आता है उनकी तरफ से कि भई प्रोत्साहन मिले, कि मुझे लगता है कि शायद अगर मुझे प्रोत्साहन मिला होता तो मैं आज भारत के लिए 7 इंटरनेशनल क्राउन जीत कर आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं शायद मिस वर्ल्ड बन सकती थी, मिस यूनिवर्स बन सकती थी, एक फ़िल्म हीरोइन बन सकती थी, अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट होता तो। तो फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं पीछे रह गई। जिस मुकाम पे मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं उस मुकाम पे पहुँची नहीं।
बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक फैमिली से भी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी लड़ना है, आपको लोगों से भी लड़ना है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। नाज, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इस समय बात करी जाए तो क्या कुछ है आपकी पर्सनल लाइफ में? आपने शादी करी है, नहीं करी है? क्योंकि ये सब चीज़ें शायद आपने कभी पहले बताई नहीं है। जी, देखिए मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी 2018 में जुलाई में हुई थी और जो कि टूट गई थी 2019 के मिड में, मतलब, और उसका रीज़न ये था कि मेरे जो हस्बैंड थे वो जाट फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और अकेले ही बेटे थे। तो जब उनकी फैमिली को मालूम पड़ा कि ऐसे में सेक्स चेंज करवाया है, तो वो अगेंस्ट हो गए और उनको ले गए अपने साथ में। और मैंने उनको जाने दिया, बिकॉज़ प्यार में आप हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि आपको क्या मिला, प्यार में कभी खोने का नाम भी प्यार होता है। तो मैंने उनको जाने दिया और मैंने एक जो है छोटी बेटी को अडॉप्ट किया है। वो अभी 2 साल की है, उसके पालन-पोषण में लगी हुई हूँ मैं। और पर्सनल लाइफ़ में देखें तो मैं अभी जैसे पापा की डेथ के बाद में फैमिली के साथ ही रह रही हूँ और पर्सनल लाइफ़ में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर टाइम अपना जो है व्यतीत करती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्यूटी पेजेंट भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं महिलाओं में इनफैक्ट दुनिया की पहली ऐसी ट्रांस महिला हूँ, जो महिलाओं के लिए जो है ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़ करती है, उनके उत्थान के लिए काम करती है। तो मैं उसमें लगी रहती हूँ, कोई ना कोई इवेंट्स के, जैसे कि इनवाइट्स आते हैं या सोशल वर्क का काम होता है, तो सोशल वर्क मैं करती रहती हूँ। तो मुझे उन सब में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाए कि कोई बॉयफ्रेंड के साथ में होना या फिर किसी एक लव अफेयर का होना, वो सब मुझे इतना ज़्यादा नहीं भाता है। मैं अपना जो पर्सनल लाइफ़ है, जब जो मैं खाली टाइम होता है, वो मैं ईश्वर की इबादत में गुज़ारती हूँ, उनकी पूजा में गुज़ारती हूँ। श्री कृष्णा की मैं बहुत बड़ी जो है भक्त रहती हूँ, उनको बहुत बड़ा मानती हूँ अपनी लाइफ़ में, उन्हीं को राखी बाँधती हूँ, तो श्री कृष्णा की मैं बहुत पूजा करती हूँ। अगर आप मेरे को देखेंगे पीछे भी जो है स्वामी योगानंदा जी के गुरुज़ की फ़ोटोग्राफ लगी हुई है और वो लोग मैं जब सोती हूँ तो उनका जो है ऊपर रहता है हाथ मेरा, तो मैं उनमें स्पिरिचुअल रास्ते पे चल चुकी हूँ मैं अभी। जॉब से पहले आती है पढ़ाई लिखाई, और आप पढ़ाई लिखाई अगर आपको ठीक मिलती है तो आप अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं। पर मैं नहीं मानता कि क्योंकि कई बार अभी भी समाज में हमें आपको अलग नज़रिए से बहुत से लोग देखते हैं। स्कूल लाइफ को मतलब किस तरह से आपने जिया है या क्या करा है? तो आपको स्कूल में जब एक बच्चा डिफरेंट होता है, तो उसको लोग जो है छक्का, हिजड़ा, मामू, गुड़, मीठा ये सब करके बुलाते हैं और बहुत दुःख होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसके साथ वो तो हो क्या रहा है। तो घर आता है, रोता है, बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मुझे लगता है उस टॉपिक पे जब माँ-बाप सीरियसली नहीं लेते हैं इस टॉपिक को, तो माँ-बाप को सीरियसली लेना चाहिए ये बात और उनको जाके स्कूल जाना चाहिए, प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए और ऐसा सेफ एटमॉस्फेयर बनना चाहिए स्कूल्स के अंदर में, जहाँ पे इन बच्चों को छेड़ा ना जाए। मैं एक बात करती हूँ कि जब हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, जो लोग जो है मतलब अपाहिज पैदा होते हैं या फिर किसी डिसेबिलिटी से पैदा होते हैं, तो ट्रांस लोगों को स्पेशल चिल्ड्रन क्यों नहीं बोला जाता? उनको भी स्पेशल चिल्ड्रन बोलना चाहिए और उनके लिए भी जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि भई अगर उनको कोई तंग करता है, तो उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ये रूल बनने चाहिए और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक स्कूल में गई थी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ तो स्कूल के बच्चे काम कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू इश्यूज़ के लिए। हमेशा दिल्ली में नवंबर में एक प्राइड होती थी, प्राइड वॉक, अभी 2020 में नहीं हुई कोरोना के चक्कर में। वहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो 4th क्लास में, 5वीं क्लास में, 10th क्लास में, वो लोग आते हैं और सपोर्ट करते हैं एलजीबीटी ग्रुप को और मुझे लगता है उस टाइप के स्कूल्स और होने चाहिए। हमें स्कूल में जा के एजुकेशन देना चाहिए, हम सब ट्रांसजेंडर्स को हमें इनवाइट करें और हम जाके बच्चों को शिक्षा दें कि भई ऐसा अगर आपको कोई मिलता है, तो उसको मज़ाक ना उड़ाएँ, उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप बढ़ेंगे नहीं। नाज, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ संघर्ष करा है, तो मैं चाहूँगा जाते जाते आप छोटे से 2 लाइनें हमारे दर्शकों के साथ, जिससे क्योंकि ये जो दौर गया है 2020 की जो बात करें, इतना बुरा दौर गया है कि लोग बागों ने अपनी नौकरियां खोई है, छोटे मोटे दुकानदारों ने अपने काम धंधे खोए हैं, तो वो कहीं ना कहीं निराश है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए 2 लाइनें ऐसी कुछ कहें कि जिससे उनको मोटिवेशन। अच्छा जी। मैं एक छोटा-सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके दर्शकों के लिए और आई होप लोग मोटिवेट हों ये गाना सुनकर। गाने के बोल हैं, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू,
जो भी है बस यही एक पल है। सो बेसिकली इस पल को जिए, ये जो पल है ये दोबारा आने वाला नहीं है, और इसको एंजॉय करें। कोरोना है उसको भी एंजॉय करें, और अगर आपकी जॉब नहीं है उसको भी एंजॉय करें। आप उसको अच्छे उसमें पॉजिटिव वे में लें कि आपको फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। डिप्रेशन होके लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप दुखी होंगे, नहीं दुखी मत हों। दुख में भी सुख खोजें, जैसे मेरे साथ हुआ। मैंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा दिमाग चलाया कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। इस तरह से इंसान के पास भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है दिमाग की। आप उन दिमाग से काम लें और सोचें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जॉब नहीं है तो क्या अपना छोटा-सा काम खोलें, क्योंकि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। तो अपना काम करें, ठीक है, बहुत कुछ है, मास्क घर में बनाएँ। मास्क की आजकल इतनी बिक्री हो रही है, लोग मास्क तो ऐसे खरीद रहे हैं जैसे आलू सब्ज़ी खरीद रहे हो। तो आई थिंक मास्क बहुत ही है अच्छे हो रहे हैं, तो वो बना लें घर पे। और जो है कुछ भी काम करें, आई थिंक काम तो इंसान का कोई छोटा-बड़ा होता ही नहीं है। और जितना हो सके आप पॉज़िटिव रहें, सोचें कि जो भी हमें इंसान जो भी हम कुछ मिल रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। देखिए अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो हमारा एटमॉस्फेयर वेदर कितना अच्छा हो गया है। इनफैक्ट दिल्ली में पहले कितना पॉल्यूशन होता था, पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आई थिंक हर चीज़ को अच्छे से लें, जैसे बर्ड फ्लू भी आया है। तो आई थिंक जितने भी लोग नॉन-वेज खाते हैं, ठीक है, उनके लिए कितना अच्छा मौका है कि थोड़े दिन के लिए वेजिटेरियन हो जाएँगे वो लोग, और जो है नॉन-वेज छोड़ देंगे। तो हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। अब कोरोना हमने ठीक है 1 साल झेला है, लेकिन गुड न्यूज़ देखिए 16 तारीख से जो है कोविड अब का जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आई थिंक बाय एंड ऑफ द ईयर सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी। लेकिन कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के भी गया है। अगर कुछ लेके गया है हमसे, तो हमें कुछ देके भी गया है। हमें ये देके गया है कि किस तरह से आप पॉजिटिव रहें ऐसे सिचुएशन में, पैंडेमिक्स में। आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग कोरोना के टाइम में पैदा हुए हैं, और हम जो एक्सपीरियंस लेके जाएँगे आगे, वो हमारे आगे बच्चों को भी दे पाएँगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज आपका, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी जो आपने संघर्ष करा, अपने जीवन की जो बातें आपने रखी, जहाँ तक जानता हूँ लोगों को इससे सीख मिलेगी। और ऐसे लोग जो कोरोना काल में एक जीने का हौसला खो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद मिलेगी। शुक्रिया नाज। तो कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आप बने रहिए ABNN TV के साथ।